स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित होगी। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जनरल नॉलेज को करेंगे। टॉप 150 प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। वन लाइनर यह क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा स्पुतनिक 1। कौन सा था? स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह था स्पुतनिक 1। कौन सा था? स्पुतनिक 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पुतनिक उपग्रह का प्रक्षेपण कब तथा किस देश के द्वारा किया गया था? तो स्पुतनिक उपग्रह का प्रक्षेपण कब तथा किस देश के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। और किस देश के द्वारा किया गया? तो तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले जानवर का क्या नाम था? तो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले जानवर का नाम था लाइका। क्या था? लाइका, जो एक कुत्ता था, डॉग था। क्या था? डॉग। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुत्ते डॉग लाइका को ले जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में लाइका को ले जाने वाला उपग्रह का क्या नाम था? तो याद रखिएगा स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 2। अगला प्रश्न है, रॉकेट से अंतरिक्ष में गए पहले जानवर का नाम क्या था? तो रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहला जानवर का नाम था अल्बर्ट। वो क्या था? बंदर था। क्या था? बंदर। अल्बर्ट नाम का जानवर, बंदर जो था, रॉकेट से पहली बार अंतरिक्ष में गया था। और लाइका जो है उपग्रह से गया था। आगे बात करेंगे, अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का प्रथम मौसमी उपग्रह कौन सा है? तो अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का प्रथम मौसम बताने वाला उपग्रह का क्या नाम है? तो याद रखिएगा टिरोस 1। क्या? टिरोस 1। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का क्या नाम था? तो विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम था इंटेलसेट 1, जिसे अर्ली बर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इंटेलसेट 1 विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह इंटेलसेट 1 है, जिसे अर्ली बर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह का नाम है इको 1। कहाँ का है? यूएसए का। कहाँ का? यूएसए का यह उपग्रह था, संचार उपग्रह, जो अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था, इको 1। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन कब तथा किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन कब तथा किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की थी? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को। किस यान से? तो वोस्टॉक यान से। वोस्टॉक 1 से। किससे? वोस्टॉक 1 से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरी गागरिन किस देश के नागरिक थे? तो यूरी गागरिन किस देश के नागरिक थे? तो याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ के नागरिक थे यूरी गागरिन। तो याद रखिएगा यूरी गागरिन किस देश के नागरिक थे? तो पूर्व सोवियत संघ के नागरिक थे यूरी गागरिन। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा। याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कब तथा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी 4 दिसंबर 1963 ईस्वी को अंतरिक्ष में गई थी। वो स्टॉक 6 से। किस यान से? तो वो स्टॉक 6 से। ठीक है,
आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है वेलेंटीना तेरेस्कोवा किस देश की नागरिक थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा किस देश के नागरिक थी? तो याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ की। किस देश की? तो पूर्व सोवियत संघ की नागरिक थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने का श्रेय किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने का श्रेय किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो याद रखिएगा अलेक्सी लियोनोव। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने का श्रेय किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो याद रखिएगा अलेक्सी लियोनोव को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने वाली महिला कौन है? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने वाली महिला कौन है? तो याद रखिएगा स्वेतलाना सवित्सेकाया, जो पूर्व सोवियत संघ की नागरिक थी। कहाँ की महिला थी? पूर्व सोवियत संघ की स्वेतलाना सवित्सेकाया सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने वाली महिला थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव किसे प्राप्त है? विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा डेनिस टिटो को, जो यूएसए के थे। कहाँ के थे? यूएसए के। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा डेनिस टिटो को। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो याद रखिएगा फाम तुआन, जो वियतनाम के निवासी थे। कौन थे? फाम तुआन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में लगातार सर्वाधिक समय बिताने वाली पहली महिला कौन है? अंतरिक्ष में लगातार सर्वाधिक समय बिताने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच, जो 328 दिन 328 डेज 328 दिन अंतरिक्ष में लगातार बिताई थी। ठीक है, क्रिस्टीना कोच। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है प्रथम चंद्रयान किस देश ने भेजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रथम चंद्रयान किस देश ने भेजा था? तो याद रखिएगा सोवियत संघ ने। किस देश ने? सोवियत संघ ने प्रथम चंद्रयान भेजा था। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है सोवियत संघ ने अपना प्रथम चंद्रयान कब भेजा था? तो सोवियत संघ के द्वारा अपना प्रथम चंद्रयान कब भेजा गया? तो याद रखिएगा 2 जनवरी 1959 ईस्वी को। कब? 2 जनवरी 1959 ईस्वी को सोवियत संघ ने अपना प्रथम चंद्रयान भेजा था। अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर दूसरा चंद्रयान भेजने वाला देश कौन सा है? तो विश्व स्तर पर पहला देश है सोवियत संघ और दूसरा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा यूएसए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा है? तो याद रखिएगा चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा है? तो याद रखिएगा लूना 9। कौन सा? लूना 9। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रमा पर सबसे पहले सफलतापूर्वक उतरने वाला यान का नाम क्या है? तो लूना 9। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है सोवियत संघ तथा अमेरिका के अलावा चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाले अन्य देश कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा सोवियत संघ और अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ, जापान, चीन और भारत। यूरोपीय संघ, जापान, चीन और भारत सोवियत संघ और अमेरिका के अलावा चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला देश हैं। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कब चंद्रमा पर कदम रखा था? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन? तो नील आर्मस्ट्रांग। कब चंद्रमा पर कदम रखा? तो याद रखिएगा 21 जुलाई 1969 ईस्वी को, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखा था। यह पहला व्यक्ति था जो जिसके द्वारा चंद्रमा पर कदम रखा गया। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है नील आर्मस्ट्रांग के साथ जाने वाला तथा चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। नील आर्मस्ट्रांग के साथ जाने वाला तथा चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा एडविन एल्ड्रिन। कौन से, क्या नाम था? एडविन एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग के अलावा। जो सेकेंड नंबर के व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर अपना कदम रखे थे, एडविन एल्ड्रिन।
अगला प्रश्न है नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा की यात्रा किए थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा की यात्रा किए थे। तो याद रखिएगा अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की यात्रा किए थे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन किस देश के नागरिक थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन किस देश के नागरिक थे। तो याद रखिएगा यूएसए। किस देश के? यूएसए के। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था। तो याद रखिएगा मार्स 2। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। मार्स 2 जो था पहला अंतरिक्ष यान था जो मंगल ग्रह पर उतरा था। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? मार्स 2। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया तथा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा 1962 ईस्वी को इसका गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी को और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की स्थापना कब की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में 15 अगस्त 1969 ईस्वी में बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है इसरो किसके अधीन कार्य करता है। तो इसरो जो कार्य करता है किसके अधीन। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष विभाग के अधीन इसरो कार्य करता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है, अधीन काम करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत इसरो वास्तव में क्या है। तो इसरो क्या है? तो इसरो है अनुसंधान विंग। क्या है? अनुसंधान विंग। तो याद रखिएगा भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत इसरो वास्तव में क्या है। तो अनुसंधान विंग है। क्या है? अनुसंधान विंग। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की थी। तो भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया। तो याद रखिएगा 1 जून 1972 ईस्वी को 1 जून 1972 को 1 जून 1972 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टर्लस कहाँ स्थित है। तो टर्लस कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा थुम्बा केरल में। भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टर्लस कहाँ स्थित है। तो थुम्बा केरल में। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टर्लस कहाँ स्थित है। थुम्बा केरल में। अगला प्रश्न है
अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह भी थुम्बा केरल में ही स्थित है। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो थुम्बा केरल में। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में आईजेक केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक जो है केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट डैकू केंद्र कहाँ स्थित है? तो विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट डैकू केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, डैकू केंद्र जो स्थित है अहमदाबाद में, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सार केंद्र एवं शैक्षिक संचार यूनिट डैकू कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, सार केंद्र एवं शैक्षिक संचार यूनिट डैकू जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ स्थित है? द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु व महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो बेंगलुरु में आता है, वह महेंद्रगिरी जो तमिलनाडु में आता है वहाँ स्थित है। तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु व महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु कर्नाटक और महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, देहरादून जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौसमी विज्ञानी रॉकेट केंद्र कहाँ स्थित है? तो मौसमी विज्ञानी रॉकेट केंद्र बालासोर ओडिशा में स्थित है। बालासोर ओडिशा में स्थित है मौसमी विज्ञानी रॉकेट केंद्र। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नाम क्या दिया गया है? नया नाम क्या दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या दिया गया है? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, स्वदेशी निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था? स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, भास्कर प्रथम, भास्कर 1। क्या था? भास्कर 1। स्वदेशी निर्मित के द्वारा भारत का दूसरा उपग्रह था भास्कर 1 और स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, भास्कर 1 किस प्रकार का उपग्रह है? तो भास्कर 1 जो है पृथ्वी पर्यवेक्षक
उपग्रह है? भास्कर 1 किस प्रकार का उपग्रह है? तो पृथ्वी पर्यवेक्षक, याद रखिएगा पृथ्वी पर्यवेक्षक भास्कर 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिकी संचार उपग्रह है? भारत का पहला प्रायोगिक भूस्थैतिक संचार उपग्रह है कौन सा? एप्पल। कौन है? एप्पल। उपग्रह का क्या नाम है? एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत में बना प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह है? भारत में बना प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह का क्या नाम है? तो याद रखिएगा IRS-1A। क्या है? IRS-1A। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का पहला सैनिक उपग्रह है TES। कौन सा है? TES। याद रखिएगा भारत का पहला सैनिक उपग्रह है TES। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मौसम उपग्रह है? भारत का पहला मौसम उपग्रह है कौन सा? मैटसेट, जिसे कल्पना 1 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैटसेट कल्पना 1 भारत का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्टोसेट 1। कौन सा है? कार्टोसेट 1। भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट उपग्रह का क्या नाम है? तो याद रखिएगा कार्टोसेट 1। ठीक है। कार्टोसेट 1 जो है भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट अर्थात उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत व दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत व दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट अर्थात उपग्रह का क्या नाम है? तो याद रखिएगा एजुसेट। क्या है नाम है? एजुसेट। भारत व दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट एजुसेट है। अगला प्रश्न है, छोटे आकार के उपग्रह हैमसेट को कौन सी सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो छोटे आकार के उपग्रह अर्थात सैटेलाइट हैमसेट को कौन सी सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने अर्थात फ्री में उपलब्ध कराने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिएगा रेडियो सेवा के लिए हैमसेट प्रक्षेपित किया गया है, हैमसेट नामक उपग्रह। ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुदूर संवेदन उपग्रह, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थात सुदूर संवेदन उपग्रह किस स्थान से छोड़ा गया था? यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुदूर संवेदन उपग्रह किस स्थान से छोड़ा गया था? यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो बैकानूर। कहाँ है? बैकानूर, जो कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में बैकानूर नामक स्थान से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थात सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ा गया था। भारत में विकसित पहला रॉकेट था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में विकसित पहला रॉकेट का क्या नाम था? तो याद रखिएगा रोहिणी 75, रोहिणी 75। भारत में विकसित पहला रॉकेट रोहिणी 75, रोहिणी 75। ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, कहाँ स्थित अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में रोहिणी 75 का विकास किया गया था? तो याद रखिएगा रोहिणी 75 का विकास थुम्बा जो केरल में स्थित है वहाँ किया गया था, थुम्बा में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो भारत में विकसित प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा SLV-3। क्या नाम है? SLV-3। भारत में विकसित प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष यान का क्या नाम है?
तो SLV-3 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SLV-3 जो है भारत में विकसित प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान या जिसे अंतरिक्ष यान कहते हैं उसका नाम है SLV-3। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है GSLV किस प्रकार का उपग्रह प्रक्षेपण यान है? GSLV किस प्रकार का उपग्रह प्रक्षेपण यान है? तो याद रखिएगा भूतुल्यकालिक GSLV किस प्रकार का उपग्रह प्रक्षेपण यान है? तो भूतुल्यकालिक GSLV है। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा। ये सभी को मालूम होगा, राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है राकेश शर्मा किस तिथि से किस तिथि तक अंतरिक्ष में रहे? तो राकेश शर्मा जो है 3 से 11 अप्रैल 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में रहे थे। तो राकेश शर्मा किस तिथि से किस तिथि तक अंतरिक्ष में रहे? तो याद रखिएगा 3 से 11 अप्रैल 1984 ईस्वी तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में बिताए थे। अगला प्रश्न है राकेश शर्मा किस रूसी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो याद रखिएगा राकेश शर्मा जो जिस यान से गए थे उस यान का नाम है सोयूज T2 जो रूसी अंतरिक्ष यान था। सोयूज T2 से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। बार ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिए आप लोग। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन का नाम क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा चंद्रयान-1, चंद्रयान प्रथम। भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान-1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? तो याद रखिएगा चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस तारीख को किया गया? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो याद रखिएगा चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा से किया गया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो श्रीहरिकोटा से। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के जरिए किया गया था? तो चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के जरिए किया गया था? तो याद रखिएगा PSLV-C2 से चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था। PSLV-C2। अगला प्रश्न है चंद्र पर अपना यान भेजने वाला भारत क्रम से विश्व का कौन सा देश है? तो चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला भारत क्रम से विश्व का कौन सा देश है? तो याद रखिएगा 6ठा नंबर का देश भारत है। कौन सा देश है? 6ठा नंबर का देश भारत है। अगला प्रश्न है भारत के दूसरे मानव रहित चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो भारत के दूसरे मानव रहित चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान-2 जो 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा चंद्रयान-2, चंद्रयान-2 जो है भारत के दूसरे मानव रहित चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान-2। कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2019 ईस्वी को। पहला कब किया गया? 2008 ईस्वी को। और दूसरा किया गया 2019 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में उड़ान संबंधी नियमों की घोषणा करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो अंतरिक्ष में उड़ान संबंधी नियमों की घोषणा करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में उड़ान संबंधी नियमों की घोषणा करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम कमांडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम कमांडर हैं, कौन है? तो याद रखिएगा, विल शेफर्ड। विल शेफर्ड यूएसए के हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम कमांडर कौन है? तो विल शेफर्ड है, यूएसए के ये नागरिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम कमांडर विल शेफर्ड। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 10 अगस्त 1948 ईस्वी को 10 अगस्त 1948 ईस्वी को भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, 10 अगस्त 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज की क्लास की सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखें और बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, जिससे ये सारे प्रश्न आपको याद रहे। तो याद रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1954 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1955 ईस्वी को, 1955। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च कर दिया गया? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर किस वर्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च कर दिया गया? तो याद रखिएगा, 1967 ईस्वी, 1967 1967 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कलपक्कम में, जो चेन्नई तमिलनाडु में 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। अगला प्रश्न, तारापुर परमाणु विद्युत गृह स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कब इसकी स्थापना की गई? तो 1972 ईस्वी, 1972
तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया। तो राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो रावतभाटा में। कहाँ है? यह राजस्थान में है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी को की गई। तो याद रखिएगा, राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है मद्रास परमाणु विद्युत गृह स्थित है। मद्रास परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी को 1983 को किया गया। कब किया गया? 1983 ईस्वी को मद्रास परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई और मद्रास परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कलपक्कम में है। अगला प्रश्न नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में किया गया। कब किया गया? 1991 में नरोरा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई। और नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो काकरापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसकी स्थापना 1993 में किया गया, 1993 में। कब किया गया? 1993 ईस्वी को काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई और यह सूरत गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और इसकी स्थापना 1999 में 1999 को किया गया। 1999 ईस्वी को कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई। और कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में किया गया। तो याद रखिएगा कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? 2001 ईस्वी को। और यह कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 मई 1974, 18 मई 1874 को 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो याद रखिएगा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया? तो 18 मई 1974 ईस्वी को। 18 मई 1974, 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो याद रखिएगा पोखरण राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण राजस्थान में। कब किया? तो 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण में किया। अगला प्रश्न है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो याद रखिएगा 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। 11 व 13 मई 1998 को, 1998 ईस्वी को। पहला कब किया? 1974 में, 18 मई 1974 को। और दूसरा किया 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण में किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ध्यान रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? तो भारत द्वारा किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? तो याद रखिएगा शक्ति 98, शक्ति 98, शक्ति 98। भारत द्वारा किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? तो शक्ति 98, क्योंकि 1998 ईस्वी में यह किया गया। अगला प्रश्न है, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो याद रखिएगा आर चिदम्बरम, अब्दुल कलाम व अनिल काकोदकर को। किन्हें दिया जाता है? तो आर चिदम्बरम को, अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को व अनिल काकोदकर को। ठीक है, याद रखिएगा शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो आर चिदम्बरम, अब्दुल कलाम व अनिल काकोदकर को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, कौन सा रिएक्टर है? तो याद रखिएगा अप्सरा। किस नाम से? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो याद रखिएगा इग्नालिना रूस का है। कहाँ है? कौन सा है? इग्नालिना रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है इग्नालिना, जो कहाँ है? रूस में है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु विद्युत ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा परमाणु विद्युत ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1983 ईस्वी को, 1983 को कब किया गया? 1983 ईस्वी को परमाणु विद्युत ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए किस वर्ष भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए किस वर्ष भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? तो 1987 ईस्वी को, 1987 को कब किया गया? 1987 ईस्वी को भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। आगे बढ़े हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नाभिकीय कमान प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी तथा यह किसके अधीन कार्य करता है? तो भारत में नाभिकीय कमान प्राधिकरण की स्थापना कब की गई तथा यह किसके अधीन कार्य करता है? तो याद रखिएगा जनवरी 2003 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई और यह प्रधानमंत्री के अंतर्गत अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा कनाडा से, कनाडा के सहयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग से सहायता प्राप्त संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? तो परमाणु ऊर्जा विभाग से सहायता प्राप्त संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? तो याद रखिएगा कहाँ की गई? तो 19 दिसंबर 1945 ईस्वी को मुंबई में किया गया। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 19 दिसंबर 1945 ईस्वी को मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो भारतीय संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस
तारीख को पारित हुआ? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1948 ईस्वी को, 15 अगस्त 1948 ईस्वी को यह पारित हुआ। भारतीय संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 15 अगस्त 1948 ईस्वी को पारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता किस तिथि को हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता किस तारीख को हुआ था? तो याद रखिएगा 18 जुलाई 2005 ईस्वी को। कब? 2005 में। 18 जुलाई 18 जुलाई 2005 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ था, 18 जुलाई 2005 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और अमेरिका परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? भारत और अमेरिका परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। भारत और अमेरिका परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत और अमेरिका परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यह समझौता कब हुआ? तो 18 जुलाई 2005 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका परमाणु समझौता कहाँ हुआ था? तो भारत और अमेरिका परमाणु समझौता कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा वाशिंगटन में। कहाँ हुआ? वाशिंगटन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाशिंगटन में भारत और अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को किस तिथि को स्वीकृति दी थी? तो भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को किस तिथि को स्वीकृति दी थी? तो याद रखिएगा 25 जुलाई 2007 ईस्वी को। कब दिया था? 25 जुलाई 2007 ईस्वी को। भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की? तो याद रखिएगा 25 जुलाई 2007 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के द्वारा स्वीकृति मिली थी इसे 25 जुलाई 2007 को और समझौता हो गया था 2005 ईस्वी को ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते कितने वर्षों के लिए है? तो याद रखिएगा भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते 40 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए? 40 वर्षों के लिए। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 40 वर्षों के लिए है। अगला प्रश्न है, समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि का संक्षिप्त व प्रचलित नाम है? समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि का संक्षिप्त व प्रचलित नाम क्या है? तो याद रखिएगा CTBT। क्या है? CTBT। तो समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि का संक्षिप्त व प्रचलित नाम है CTBT। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी को, 1958 को। कब किया गया? 1958 ईस्वी को। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1958 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने कैबिनेट मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख सह महानिदेशक होता है? तो किस विभाग का? तो रक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कब स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा
स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन 1980 ईस्वी को 1980 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 1980 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रक्षा उत्पादन विभाग तथा आपूर्ति विभाग को आपस में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई? तो 1984 ईस्वी 1984 को रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव कब तथा किस प्रधानमंत्री ने रखी थी? तो भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव कब तथा किस प्रधानमंत्री ने रखी थी? तो याद रखिएगा जुलाई 1983। कब? जुलाई 1983 और इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो अग्नि 5, अग्नि 5। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? तो अग्नि 5 है, अग्नि 5। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में विकसित प्रक्षेपास्त्र जो दागो और भूल जाओ के मूल मंत्र पर आधारित है, दाग दो और भूल जाओ के मूल मंत्र पर आधारित है, उसका क्या नाम है? उस बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा नाग। क्या नाम है? नाग। तो याद रखिएगा भारत में विकसित प्रक्षेपास्त्र जो दागो और भूल जाओ के मूल मंत्र पर आधारित है, उसका क्या नाम है? तो नाग है। क्या नाम है? नाग। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है? तो ब्रह्मोस जो है भारत व रूस के संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्रह्मोस मिसाइल जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा भारत व रूस। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा दागो व भूल जाओ। किस सिद्धांत पे? दागो व भूल जाओ। दाग दो और भूल जाओ उसको, ठीक है, वो अपना काम कर देगा। ब्रह्मोस का जो काम है किस जगह का नाश करना है, विनाश करना है, वो काम कर देगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को आप दाग दो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पर ब्रह्मोस काम करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के नौसैनिक रूपांतरण का क्या नाम है? तो पृथ्वी मिसाइल के नौसैनिक रूपांतरण का क्या नाम है? तो नाम है धनुष। क्या नाम है? धनुष। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के नौसैनिक रूपांतरण का क्या नाम है? तो धनुष नाम है। क्या नाम है? धनुष। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सागरिका किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो सागरिका जो है सबमरीन है, सबमरीन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सागरिका किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो सबमरीन। अगला प्रश्न है, सतह से सतह पर मार करने वाला भारत में विकसित एवं परीक्षण किया जाने वाला प्रथम मिसाइल कौन है? तो सतह से सतह मार करने वाला भारत में विकसित एवं परीक्षण किया जाने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो याद रखिएगा पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। यह जो है सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब किया गया? तो 25 फरवरी 25 फरवरी 1988 1988 को
कब किया गया? तो 25 फरवरी 1988 को। 25 फरवरी 1988 ईस्वी को पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण किया गया। याद रखिएगा सभी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण किस स्थान से किया गया? तो याद रखिएगा, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया गया। अगला प्रश्न है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण किस तिथि को किया गया था? तो याद रखिएगा 22 मई 1989 ईस्वी को अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण 22 मई 1989 कब किया गया? अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण तो 22 मई 1989 ईस्वी को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्नि मिसाइल की प्रथम परीक्षण 1989 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 22 मई 1989 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण किस परीक्षण केंद्र से किया गया था? तो अग्नि जो मिसाइल है उसका पहला परीक्षण किस परीक्षण केंद्र से किया गया? तो याद रखिएगा चांदीपुर। किस केंद्र से किया गया? चांदीपुर से किया गया। अगला प्रश्न है, सतह से वायु में मार करने वाला भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? सतह से वायु, सरफेस टू एयर में मार करने वाला भारत का प्रथम मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो याद रखिएगा त्रिशूल। कौन है? त्रिशूल है। अगला प्रश्न है, हवा से हवा में मार करने वाला भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो याद रखिएगा हवा से हवा मार करने वाला भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। कौन सा है? अस्त्र है, अस्त्र। तो हवा से हवा में मार करने वाला भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में विकसित प्रद्युम्न किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो भारत में विकसित प्रद्युम्न जो है किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो इंटरसेप्टर है। कौन सा है? इंटरसेप्टर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए आप लोग, ध्यान में रखिएगा। भारत में विकसित प्रद्युम्न जो है किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो इंटरसेप्टर है, ठीक है, इंटरसेप्टर। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में विकसित प्रक्षेपास्त्र जो ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। तो भारत में विकसित प्रक्षेपास्त्र जो ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है, ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से, तो वो उसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारत में विकसित प्रक्षेपास्त्र PJ-10 किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो याद रखिएगा सतह से सतह पर मार करने वाली भारत में विकसित प्रक्षेपास्त्र PJ-10 किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? सुपरसोनिक क्रूज है, सुपरसोनिक मिसाइल है। यह कौन सा है? PJ-10 सुपरसोनिक। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सूर्य क्या है? तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सूर्य क्या है? तो याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है सूर्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए सारे प्रश्नों को आप लोग। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित सूर्य क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वप्न क्या है? तो भारत के रक्षा अनुसंधान भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वप्न अर्थात ड्रीम क्या है? तो स्वप्न क्या है? तो याद रखिएगा क्रूज मिसाइल है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा क्रूज मिसाइल है यह, ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत में निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान का नाम है तेजस। कौन सा है? तेजस। वजन में बहुत कम है यह, ठीक है, इसलिए यह बहुत हल्का है। तो भारत में निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा तेजस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तेजस। कौन सा है? तेजस है। अगला प्रश्न है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? तो अर्जुन जो है मुख्य युद्धक टैंक है अर्जुन की अधिकतम गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अर्जुन काम करता है। यह युद्ध टैंक है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? तो भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? तो युद्धपोत जो है INS नीलगिरी है। INS नीलगिरी भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत है। बहुत इंपॉर्टेंट, INS नीलगिरी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के प्रथम पनडुब्बी का नाम है INS कावेरी। क्या नाम है? INS कावेरी जो है भारत का प्रथम पनडुब्बी है। तो याद रखिएगा सभी, भारत के प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कावेरी है। अगला प्रश्न है भारत में बनी पहली पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारत में जो बनी थी पहली पनडुब्बी का नाम है INS साल्की। INS साल्की जो है भारत में निर्मित, भारत में बनी पहली पनडुब्बी है। तो भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम याद रखिएगा सभी लोग, INS साल्की। INS साल्की। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS चक्र। क्या नाम है? INS चक्र जो है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सभी प्रश्न, आज की क्लास की सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत। भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न। यह प्रश्न आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो याद रखिए भारत के प्रथम विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो याद रखिएगा भारत के प्रथम विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। INS विक्रांत जो है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आज हम लोगों ने 150 से ज़्यादा प्रश्नों को आज इस क्लास में हम लोगों ने किया। आज का यह क्लास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को किया। साइंस एंड टेक पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को आज हम लोगों ने किया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।